गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि मानव जीवन की उत्पत्ति और उसके विकास के अंतर्गत समाज, नगर और नगरीय क्षेत्रों के विकास के इतिहास को, यानी कि समाज, नगर और नगरीय क्षेत्रों का विकास कब और किस तरह से प्रारंभ हुआ। ताम्र कांस्य युग और लौह युग के अंत तक हम लोग ये सब लौह युग के अंत तक आते आते जो नदी घाटियों में बस्तियों का बसाव था वो अब नदियों से दूर क्षेत्रों में बसना प्रारंभ हो गया था और नगरों की जो संख्या थी अब वो बढ़ने लग गई थी। अर्थात कि लौह युग के अंत तक समाज, नगर और नगरीय क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से होने लगा था। इसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत में इस सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये सभ्यता अगर देखा जाए तो ये काफी उन्नत सभ्यताओं के में मानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो उसकी एक विशिष्ट विशेषता थी, जिसकी वजह से ये एक उन्नत सभ्यताओं के अंतर्गत इसे माना जाता था। तो ये सभ्यता किस तरह से उन्नत थी या इसका विकास किस तरह से हुआ, किन इसके सभी क्षेत्रों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आता है सामाजिक। सामाजिक जीवन की जहां तक बात आती है, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के अंतर्गत जो विकास है, अगर हम देखते हैं तो भोजन की जहां तक बात आती है, भोजन के अंदर इसमें मुख्य रूप से गेहूं और जौ का उपयोग किया जाता था। सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उपयोग किया जाता था, साथ में जौ का उपयोग किया जाता था। चावल का उपयोग किया जाता था लेकिन वह कम मात्रा में किया जाता था। अगर हम पेय पदार्थों की बात करें तो गाय, भैंस और बकरी के दूध का उपयोग सिंधु घाटी के लोग किया करते थे। सिंधु घाटी के लोग मांसाहारी हुआ करते थे, मांसाहारी भोजन का भी उपयोग करते थे, जिसमें कि सुअर, मुर्गी के मांस को विशेष रूप से ये लोग पसंद करते थे। फलों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो खजूर और तरबूज के उपयोग के प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं, जिससे लगता है कि इनके भोजन में विविधता पाई जाती थी। दूसरा जो सामाजिक जीवन था, इसके अंतर्गत वेशभूषा। वेशभूषा की जहां तक बात आती है तो वेशभूषा में इनका मुख्य कहना चाहिए कि सूती और ऊनी दोनों ही प्रकार के वस्त्र ये उपयोग करते थे। इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं, जैसे कि एक चांदी के कलश के ऊपर सूती कपड़े से उस कलश का बंधा होना, ये प्रमाण करता है कि सूती कपड़े का उपयोग वो लोग करते थे। साथ ही मूर्ति के ऊपर एक मूर्ति को शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे तन ढकने के लिए इस सूती कपड़ों का और ऊनी कपड़ों का दोनों का उपयोग करते थे। उसके बाद आता है आभूषण। आभूषणों की जहां तक बात आती है तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अलंकार प्रिय थे। वे बहुत खुद को सजाने के बड़े शौकीन हुआ करते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं। और आभूषणों में सोने चांदी के आभूषणों का उपयोग होता था। हाथीदांत, हड्डी, तांबे और पक्की मिट्टी के आभूषणों का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किए जाने के प्रमाण मिले हैं। कुछ मूर्तियों ऐसा प्रतीत होता है कि जो अमीर घराने, अमीर परिवार हुआ करते थे, अमीर लोग हुआ करते थे, वे सोने चांदी के आभूषणों का उपयोग करते थे और जो सामान्य व्यक्ति था वह हाथीदांत, हड्डी, तांबे और पक्की मिट्टी के बने आभूषणों का उपयोग करते थे। इनके जो स्त्रियों के आभूषणों की जहाँ तक बात की जाए तो स्त्रियों के आभूषणों में हथफूल है, मटर माला है, करगनी है, अंगूठी है, कर्णफूल है, ऐसे बहुत सारे आभूषणों
के उपयोग के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, कहीं पर चित्रों के माध्यम से, कहीं मूर्तियों के माध्यम से, या कहीं जो हाथी दांत या ऐसी जो बने हुए आभूषण है, उन आभूषणों के अवशेष प्राप्त होने से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आभूषण प्रिय थे। फिर इसके बाद जो बात आती है वो उनकी आती है श्रृंगार की। श्रृंगार, स्त्रियां श्रृंगार प्रिय हुआ करती थी। कुछ मूर्तियों के उनसे ये पता चलता है कि स्त्रियां अपने केशों को सजाया करती थी, यानी कि केशों को सजाने के प्रमाण मिले हैं। उससे पता चलता है कि ये श्रृंगार प्रिय होते थे। और स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा, इस सिंधु घाटी समाज जो था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक समाज था, इसका मतलब स्त्रियों की दशा या स्त्रियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। उसके बाद मृतक संस्कार, मृतक संस्कार की जहां तक बात आती है उसमें तीनों प्रकार से मृतक संस्कार किए जाते थे। अग्नि के द्वारा दाह संस्कार, अग्नि में जलाकर दाह संस्कार किया जाता था, दफनाया भी जाता था शवों को, और शवों को जंगलों में पशु पक्षियों के खाने के लिए यूं ही छोड़ भी दिया जाता था। अर्थात तीनों प्रकार से दाह संस्कार किया जाता था। यानी कि सिंधु काल का जो समाज था वह काफी सभ्य समाज था। अगर हम देखें तो अभी बहुत सारे ऐसे जो है साधन या परंपराएं हैं वो आज भी हम लोग उपयोग में लेकर आते हैं। इसीलिए जो एक समाज था वह बहुत विकसित और उन्नत समाज माना जाता है। फिर धार्मिक व्यवस्थाओं की बात आती है इनकी। धार्मिक परंपराओं की जहां तक बात की जाती है तो ये लोग शिव उपासक थे, यानी कि शिव योगेश्वर के अवशेष मूर्ति और चित्र प्राप्त हुए हैं। यानी कि कुछ मूर्तियां ऐसी प्राप्त हुई है जिसमें कि एक पुरुष योग की मुद्रा में बैठा है, जिसके 2 सींग और 3 सिर होने के 3 मुख होने के प्रमाण चित्र है, जिससे लगता है कि शिव के त्रिनेत्र की तरह 3 मुख को दिखाया गया है, अर्थात कि वे शिव उपासक माने गए हैं। ये लोग देवी पूजक भी थे, देवी पूजा भी करते थे, क्योंकि मात्र सत्तात्मक समाज था तो ऑब्वियसली वहां पर देवियों को भी पूर्ण स्थान प्राप्त था। अर्थात शिव के साथ में देवी पूजा भी वहां पर की जाती थी। साथ ही में पशु पूजा, वृक्ष पूजा, है ना, ये भी की जाती थी। साथ ही लिंग और योनि की भी उस समय वो लोग पूजा करते थे। अर्थात कि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफी आस्थावान थे और ईश्वरीय शक्ति या सत्ता में विश्वास रखते थे। उसके बाद आता है आर्थिक दशा। इनकी आर्थिक दशा की जहां तक बात आती है तो इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। और कृषि की जहां तक बात आती है उसमें ये मुख्य रूप से जो उत्पादन करते थे वह गेहूं का उत्पादन करते थे। इसके साथ में जौ, चावल, मटर, ठीक है ना, तिल, कपास, जैसे कि तिल, कपास आदि का अधिक मात्रा में ये उत्पादन करते थे। मतलब कि गेहूं की उत्पादन में गेहूं की फसल ये अधिक मात्रा में करते थे, जिसके साथ ही ये जौ भी उत्पादित करते थे, चना भी करते थे, मटर, तिल आदि का भी, चावल भी करते थे, इनका उत्पादन करते थे। और यहाँ पर ये हल जोतने के प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि प्राप्त अवशेषों से कहा जा सकता है कि ये जो गेहूं, जो चना, गेहूं, जो चावल, मटर, तिल और फलों का उत्पादन भी करते थे और हल जोतने का कार्य भी ये लोग किया करते थे। फिर बाद में इनका दूसरा अगला जो है वो है पशुपालन। आर्थिक दशाओं के अंदर जो इनका मुख्य जो था वो कृषि था। दूसरा आर्थिक दशाओं में इनका पशुपालन। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जैसे गाय, बैल, कुत्ता, सुअर आदि के जो अवशेष मिले उससे लगता है कि वे इन पशुओं को
पाला करते थे, अर्थात पशुपालन भी इनका एक उद्योग हुआ करता था। यहाँ व्यवसाय हुआ करता था। फिर गृह उद्योग की जहाँ तक बात आती है, व्यवसाय में इनके गृह उद्योग बहुत प्रचलित थे, जिसमें कि आभूषण बनाना, कपास को सूत को काट के कपड़ा बुनना, फिर विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाना, मतलब इन खिलौने बनाना आदि का जो है ये लोग घरेलू गृह उद्योग के रूप में इसका निर्माण होता था। जैसे कि मिट्टी के आभूषण बनाना है, हड्डियों से आभूषण बनाना है, इन कार्यों को गृह उद्योग के रूप में उपयोग में लाया जाता है। फिर बाद में अगला है व्यापार। व्यापार देशी और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार के अवशेष वहां पर मिलते हैं, या प्रमाण हमें मिलते हैं कि वहां पर विदेशों से भी व्यापार किया जाता था, देशी स्तर पर भी होता था और विदेशी स्तर पर भी व्यापार होता था। यहाँ पर इस काल में मुद्राओं के प्रचलन के लिए प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि मुद्राओं का भी इस समय प्रचलन था, यानी कि मुद्राएं भी व्यापार के रूप में व्यापार करने के लिए मुद्राओं का उपयोग किया जाता था। फिर नाप तोल। नाप तोल नाप तोल के भी प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर बाट ऐसे अवशिष्ट हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि वे बाट के रूप में उपयोग में लाते हैं। जैसे वर्तमान में हम तराजू का उपयोग हम करते हैं, वहाँ तत्काल में भी, तात्कालिक समय में भी तराजू का उपयोग किया जाता था, और उसमें नाप को वजन करने के लिए जिस तरह से हम वर्तमान में बाट का उपयोग करते हैं, तब भी बाट का उपयोग होता था। फिर एक कुछ स्केल जैसी पट्टी जैसी कुछ एक लंबी पट्टी प्राप्त हुई है, उससे ऐसा लगता है कि स्केल जैसी किसी वस्तु का वो लोग उस समय नाप तोल के लिए उपयोग किया करते थे। कला की दृष्टिकोण से अगर हम देखें, कला के अगर दृष्टिकोण से देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो बड़े कला प्रिय थे। वे मूर्ति पूजा, मूर्ति कला का, मूर्ति निर्माण में मूर्ति कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, नर्तकियों की मूर्तियां हैं, जिनके अवशेष मिलने से लगता है ये कहा जा सकता है कि वे लोग मूर्तियों का निर्माण भी बड़ी कुशलता पूर्वक करते थे, जिसमें कि स्त्री और पुरुष दोनों की मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं। फिर चित्र। चित्रकला, बहुत सारे मृतभांड जो बर्तन आदि बनाए जाते थे उन पर बहुत सुंदर चित्रकारी की जाती थी। उससे देखकर लगता है, या दीवारों पर भी कई चित्र हमें प्राप्त हुए, उनसे देखकर ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रकला को जानते थे और वे चित्र किया करते थे। फिर बाद में कुंभ कला। कुंभ कला यानी कि पानी भरने के छोटे बड़े जो बर्तन हुआ करते थे, मटके जिनको हम कहते हैं, उन मटकों को सुंदर चित्रों से वे सजाया करते थे। बहुत सुंदर सुंदर घड़े बनाया करते थे, जिसको कि कुंभ कहा जाता था, और इसीलिए वो कुंभ कला के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि गगरी आदि बहुत सारे छोटे बड़े जो पानी भरने के बर्तन थे उनको वे लोग सजाते थे। फिर लेखन कला। लेखन कला सिंधु काल में कहा जाता है, ऐसे अवशेष मिले हैं कि वे लोग लिखना जानते थे, अर्थात वे बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं जिन पर की कोई लिपि लिखी गई है, हालांकि उस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन उसको लिखे जाने से जिस तरह से वो लिखा गया है उससे देखकर लगता है कि वे चित्र नहीं कुछ लिखा गया है, और वह उनकी लेखन कला का विकास वो लोग कर चुके थे, इस चीज का हम कह सकते हैं। अर्थात कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम देखें तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, कलात्मक सभी क्षेत्रों में एक विकसित रूप तात्कालिक दृष्टिकोण से काफी विकास हो चुका था।
अर्थात कि नगरीय समाज, नगर और नगरीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसके दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान की दृष्टिकोण से महानगर के रूप में माने जाते थे, अर्थात कि एक बड़े राष्ट्र की तरह नगर और नगरों का निर्माण होना प्रारंभ हो चुका था और ये लोग सामाजिक दृष्टिकोण से मिलकर रहना पसंद करते थे। इन चीजों अवशेषों से ये प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि आज की बात हमें आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि सिंधु सभ्यता के विकास के इतिहास को समझाइए। सिंधु सभ्यता के विकास के इतिहास को समझाइए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।